हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं गाइस। लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग पढ़ा, उसके फीचर्स को डिस्कस किया और एक डेफिनेशन पढ़ी विच इज गिवन बाय प्रोफेसर हैने। ठीक, आप उसको चेक कर लें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम 4 मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, कि यहां पर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है इस वाले पॉइंट को, बाकी के 3 तो बहुत आसान है, बस एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंसेंट्रेशन की जरूरत ज्यादा है। देखिए क्या कहा, हमारे पास एग्जांपल लेके चलेंगे। जो हमने कंपनी मान रखी थी एग्जांपल में, हमारी जो कंपनी है वो है अमन लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अमन लिमिटेड कंपनी का जो एक शेयर है वो शेयर 10 रुपए का है। ठीक, अब एक पर्सन है शिवम, ठीक, ये एक शेयर होल्डर है। इस शेयर होल्डर ने अब तक 7 रुपए दे दिए। आपको पता है कंपनी अलॉटमेंट पे मांगती है, एप्लीकेशन सबसे पहला, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो अब तक इसने 7 रुपए दे दिए, यानी कि इसके 3 रुपए अभी देने बचे हुए हैं। ठीक है, ये लेफ्ट है। तो इसमें क्या कहा, द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। कि अगर लायबिलिटी वाली बात है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स की सिर्फ उतने ही लायबल हैं। शेयर होल्डर सिर्फ उतना ही पैसा देंगे जितना उनके शेयर पे बचा हुआ है। यानी कि शिवम ने 10 रुपए में से 7 रुपए तो दे दिए, बचे थे 3 रुपए, ये सिर्फ उन 3 रुपए को ही देगा। ये दे दिए। उसके बाद अगर कंपनी की जो उसको अपनी पेमेंट करनी है ना, डेब्ट्स की रीपेमेंट करनी है, वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं रह रही, तो उसके लिए ये लायबल नहीं है। ये अपने पास से एक भी रुपया नहीं देगा। शेयर होल्डर अपने पास से एक भी पैसा नहीं देगा। वो सिर्फ तब तक लायबल है अपने शेयर की अमाउंट तक। ठीक, वो सिर्फ 10 रुपए तक ही देगा, क्योंकि उसने एक शेयर परचेस करा है जिसकी कॉस्ट 10 रुपए है, 7 रुपए दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए, तो वो सिर्फ उन 3 रुपए को देगा। अगर उन 3 रुपए को देके भाई कंपनी की डेब्ट्स में काम कम हो जाती हैं या उसकी रीपेमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाती या कम रह जाती है तो उस चीज को कंपनी खुद सेटल आउट करेगी। क्लियर? तो यही कहा कि द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू एक्सटेंड द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। सिर्फ उसी के लिए लायबल है, उसी अमाउंट के लिए जो अभी तक अनपेड है उनके शेयर्स के ऊपर, हेल्ड बाय देम, जो उनके पास शेयर है। ठीक है, ऑल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेब्ट्स। कंपनी की एसेट्स को बेचा जा सकता है। ठीक है, लीविंग द ऑनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन ऑनर की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ठीक, यानी कि जो डेब्ट्स की रीपेमेंट होगी वो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचकर होगी। जो ऑनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेफ है, और जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ अपने शेयर की अमाउंट जो उसने अब तक नहीं दी वहीं तक लायबल है, उसके आगे वो भी एक पैसा नहीं देगा। ठीक है, फ्रॉम एनी चार्ज, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी जो हमारा ऑनर है उसमें से भी कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होता है, दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय एन इन्वेस्टर। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर जो रिस्क की डिग्री है वो कम हो जाती है। भाई अगर कल को लॉस है तो वो सिर्फ उस लॉस को ही बियर करेंगे, उसके ऊपर अब भाई उनके ऊपर डेब्ट्स की रीपेमेंट भी डाल दी तो ये तो हमारा इन्वेस्टर उसी में दब जाएगा। कल को मान लो कंपनी भी डूब गई तो उसको उसने जो पैसा लगा रखा था वो भी डूब गया। ठीक, और ऊपर से डेब्ट्स की रीपेमेंट और करनी पड़ी, तो अल्टीमेट जो लॉस था वो पूरा बियर किसने करा, इन्वेस्टर ने। ठीक, इसीलिए यहां पर ये हमारे इन्वेस्टर को प्लस पॉइंट मिल जाता है कि उसकी जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि उसको अपने शेयर के अमाउंट से ऊपर एक भी रुपया नहीं देना, उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। क्लियर? सो दिस विल बी द फर्स्ट मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। द नेक्स्ट विल बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा, द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। ये जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, इसने एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज दी है हमारे शेयर होल्डर्स को भी और हमारी कंपनी को भी। कैसे? एज द शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन अ मार्केट, कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं आप उनको मार्केट में इजीली सोल्ड कर सकते हो। ठीक है,
एंड एज सच एज कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है, व्हेन नीड अराइज। आप इनको बड़े आसानी से कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े, पर किसके? सिर्फ पब्लिक कंपनी के। जब हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग पढ़ा था तो उसमें पढ़ा भी था कि आप शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। तो वही वाला कंसेप्ट है कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं और आप उनको बेच भी सकते हो मार्केट में इजीली। ठीक, तो आपके पास कैश आ जाएगा जब भी आपको कैश की नीड अराइज होगी। सो दिस विल बी द सेकंड मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द नेक्स्ट विल बी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कि यहां पर जो एक्सपेंशन का स्कोप है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, बहुत अच्छे दर्जे पर मिल जाता है। कैसे? एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली अ कंपनी कैन अरेंज अ लार्ज फाइनेंस रिसोर्स, कंपनी बड़े आसानी से एक बहुत बड़ा रिसोर्स अरेंज कर सकती है। भाई तो शेयर्स डाल रही है, शेयर्स के माध्यम से बहुत अच्छा रिसोर्स आ सकता है, बहुत अच्छा फाइनेंस आ सकता है। पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में इतना अच्छा नहीं आ सकता। ठीक है, फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, और एडिशनल पैसे की रिक्वायरमेंट है तो किसी से मांगना नहीं है भाई, किसी के पीछे नहीं पड़ना, मार्केट में शेयर्स डाल देगी। अगर रेपुटेड कंपनी है तो लोग तरसते हैं उनके शेयर्स को लेने के लिए, क्योंकि उनको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो लोग, अगर कंपनी को एडिशनल पैसे की जरूरत है तो वो मार्केट में शेयर्स डाल देती है और लोग उसको परचेस कर लेते हैं, जिससे कंपनी के पास एडिशनल पैसा जब भी चाहिए होता है तब उनके पास आ जाता है। ठीक है, एज वेल एज लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो रेपुटेड हमारी कंपनीज होती हैं उनको लोन्स भी बड़े आसानी से मिल जाता है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दस देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर एक्सपेंशन, इसीलिए कहा गया कि कंपनी में जो है एक्सपेंशन का जो स्कोप है, एक्सपेंशन बड़े आसानी से और एक बहुत लार्ज स्केल पर बड़े अच्छे से हो सकता है। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि A company can afford to pay higher salaries to specialists and professionals, कि कंपनी जो है अच्छी खासी मोटा पैसा दे सकती है, ठीक है, सैलरी दे सकती है स्पेशलिस्ट को और प्रोफेशनल्स को। भाई जितनी अच्छी कंपनी होगी उसकी गुडविल बना के रखने के लिए, उसको और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे स्टाफ की जरूरत है, अच्छे मैनेजर की जरूरत है जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे और करवाए। ठीक है, तो वो एक अच्छी सैलरी भी दे सकते हैं। ठीक, It can therefore employ people who are expert in their area of specialization. अब एक कंपनी है उसमें बहुत सारे एरिया होते हैं भाई, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से वे लोग क्या करते हैं, एक एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं किसी एक डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलाने के लिए, जिससे कि वहां पर काम बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट डील्स विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी ही एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और कोशिश करता है कि उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्यों? क्योंकि अब वहां पर एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है। ठीक है, और कंपनी उनको सैलरीज देने के लिए कैपेबल भी है। ठीक है, बिकॉज इट इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, और वो हेड कौन करनी है उनको? एक एक्सपर्ट हेड करते हैं। दिस लीड्स टू द बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, अब वे सब लोग पढ़े लिखे, समझे हुए, सुलझे हुए हैं, तो वो जो डिसीजन लेंगे अपने डिपार्टमेंट और कंपनी के बेनिफिट को सोच के लेंगे। इससे क्या होता है, हमारी कंपनी में डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, वो ये नहीं कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने आप को सही बता रहे हैं, बस अपने डिपार्टमेंट अच्छा बनाना चाह रहे हैं, नहीं, वो एज अ होल कंपनी को ले रहे हैं, कंपनी को एक ऊंचाइयों पर ले जाने की सोचते हैं। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ, इसीलिए उनके जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें हमेशा बैलेंस्ड बना रहता है, एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन, और जो कंपनी का ऑपरेशन है, कंपनी के काम है, उनमें भी अच्छे से अच्छी एफिशिएंसी बनी रहती है। क्लियर? आई होप आपको चारों मेरिट्स समझ में आए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।